बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाबर्स। मैं हूं डॉक्टर इकराम और आप देख रहे हैं हमारा एक बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद शो जिसका नाम है डॉक्टर ऑनलाइन। और ये मुनफरिद क्यों है, ये बात आपको हमारा आज का एपिसोड देखकर मालूम हो जाएगी। हमारे प्रोग्राम के 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट है प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी मसला और उसका हल, यानी आपका कोई भी मेडिकल से मुताल्लिक मसला और हम पेश करेंगे उसका हल इल्म तिब की रोशनी में तहकीक के साथ। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मुश्तमिल होगा सवाल और जवाब पर। आपके सवाल किसी भी मेडिकल से मुताल्लिक टॉपिक पर, किसी भी बीमारी के हवाले से, और हम देंगे हमारे जवाब। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी हिस्सा होगा डाइट इज़ राइट, द राइट डाइट। बुकरात ने कहा था हमारी तमाम बीमारियों की जड़ हमारे पेट में होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। इस सेगमेंट में हम पेश करेंगे कोई भी ज़बरदस्त किस्म का डाइट प्लान और टिप्स, जैसे वज़न कम करने की डाइट, कीटो डाइट, कैंसर डाइट, यूरिक एसिड डाइट वगैरह वगैरह। सो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेगमेंट है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मसला और उसका हल। गालिब ने कहा था दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सो गालिब तो दर्द दिल की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे दिल नहीं बल्कि हमारी ग़िज़ा से होता है, हमारी खुराक से होता है। जी हाँ, और हम जैसा और जितना खाते हैं उतना ही ये दर्द बढ़ते जाते हैं। बकौल मीर, मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गठिया के मर्ज की, जिसे अंग्रेज़ी या मेडिकल की ज़बान में गाउट कहते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जोड़ों की सबसे ज़्यादा आम यानी कॉमन बीमारी का नाम है गाउट यानी गठिया। ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो तमाम लोग इसके ज़्यादा रिस्क पर होते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, जो मोटापे का शिकार हों, जो वर्जिश नहीं करते, या जिनकी फैमिली में पहले से गाउट का कोई मरीज़ रहा हो, या जो मर्द हों। गाउट की बीमारी क्यों होती है? ये उस वक्त होती है जब हमारे खून में यूरिक एसिड नामी मादा नॉर्मल से बढ़ जाए। ऐसा आम तौर पर उस वक्त होता है जब हमारे गुर्दे इस यूरिक एसिड के दुरुस्त तरीके से खून से सफाई करके इसे हमारे जिस्म से बाहर ना निकाल सकें, या फिर कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा मिक़दार में लेने से यूरिक एसिड नामी मादा हमारे खून में बढ़ जाता है, और एक मरहला ऐसा आता है कि हमारे गुर्दे हमारे जिस्म से यूरिक एसिड की मुकम्मल सफाई नहीं कर पाते। सो नतीजतन ये हमारे खून में बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर हमारे गुर्दे जब इसकी जिस्म से सही सफाई नहीं कर पाते तो इसके 2 नतीजे निकलते हैं। पहला ये कि ज़्यादातर लोगों में ये खून के रास्ते ही छोटे छोटे नोकीले शीशे की तरह की क्रिस्टल की शक्ल में हमारे पैरों, खासकर पैरों के अंगूठों के जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, और आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी में तब्दील हो जाता है, जिसे गाउट कहते हैं। और दूसरा ये कि ये हमारे गुर्दों ही में जमकर पथरी भी बन सकता है, और अगर इसे वक्त पर कंट्रोल ना किया जाए तो गुर्दे भी हमेशा के लिए फेल हो सकते हैं। साथ ही अगर ये मर्ज पुराना हो जाए तो दिल की तकलीफ, हाई ब्लड प्रेशर और मोतिया जैसे अमराज भी लाहक हो सकते हैं। यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिए कि खून में यूरिक एसिड नॉर्मल से बढ़ जाने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपको गाउट भी हो चुकी है, बल्कि गाउट उस वक्त होती है जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़कर बीमारी की अलामतें जैसे गुर्दों का मसला या जोड़ों में दर्द वगैरह ज़ाहिर करना शुरू कर दे। सो यूरिक एसिड ज़्यादा होने का हमेशा मतलब नहीं कि आपको गाउट भी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी वक्त गाउट हो सकता है और आप इसके ज़्यादा रिस्क पर हैं। सो अगर आपके किसी भी पैर के अंगूठे में तकलीफ रहती है तो आपको अपना यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट पहली फुर्सत में करवा लेना चाहिए, और अगर आपको तकलीफ ना भी हो तब भी एक रूटीन के तौर पर हर बालिग फर्द को अपना यूरिक एसिड का टेस्ट साल में कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में यूरिक एसिड की मिकदार 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ी हुई आए तब ज़रूरी है कि आप फ़ौरन यूरिक एसिड डाइट, जिसे गाउट डाइट भी कहते हैं, लेना शुरू कर दीजिए। इसके बाद हम लेंगे ब्रेक, और उसके बाद हमारा सेगमेंट होगा आपके सवाल हमारे जवाब। कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम माहम है। मेरा आज का सवाल ये है, क्या गठिया का मर्ज बच्चों और जवानों में भी हो सकता है? देखिए, गठिया का मर्ज जिसे हम अंग्रेज़ी में गाउट कहते हैं,
یہ عام طور پر ایک مڈل ایج کے بعد یا 50s کے بعد بیماری جو ہے بہت کامن ہے، یعنی زیادہ عام ہے 50 سال کی عمر کے بعد، اور اس میں بھی یہ مرد حضرات میں زیادہ عام ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا بچوں اور جوانوں میں یہ ہو سکتا ہے، جی ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرح یعنی اس کا جو ایوریج ہے وہ بہت کم ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی شدت ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان یا بچے میں یہ مرض ہو بھی جائے تو اس کی شدت کم ہوگی بنسبت ایسے انسان کے جس کی عمر زیادہ ہو۔ سو بیسیکلی یس اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ ینگ لوگوں میں بھی ہو جائے، ایسے کیسز موجود ہیں، لیکن ان میں الحمدللہ شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر وہ جو اس کی پریونٹیو میجرز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو اگر وہ وقت پر اختیار کر لیں تو بہت کامیابی سے اس کو مکمل طور پر مینیج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو کر سکتے ہیں۔ سو امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہر عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن کامن جو ہے وہ بڑھاپے میں یا 50 سال کی عمر کے بعد ہے۔ السلام علیکم، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام اشنا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا گٹھیا کا مرض مکمل طور پر قابل علاج ہے؟ جی بہت اچھا سوال۔ اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا گاؤٹ کا مرض یا گٹھیا کا جو مرض ہے یہ مکمل طور پر کیور ہو جاتا ہے، اس کا کمپلیٹلی کیا وائپ آؤٹ ہو سکتا ہے، ایلیمینیٹ ہو سکتا ہے، کمپلیٹلی فنش ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ مکمل پرہیز کریں گے، اپنے ڈاکٹر یا ذاتی معالج کی دی ہوئی ہدایات پر مکمل عمل کریں گے، اپنا لائف اسٹائل ہیلدی رکھیں گے، اپنا طرز زندگی صحت مندانہ رکھیں گے، دوا پابندی سے لیں گے، تو یہ مکمل طور پر قابو میں آ سکتا ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ ختم ہو سکتا ہے؟ میڈیکل ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ ایز لانگ ایز یو آر اڈاپٹنگ آل دا پریونٹیو میجرز، یعنی آپ پرہیز کر رہے ہیں، لائف اسٹائل ہیلدی رکھ رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، دوا پابندی سے کھا رہے ہیں، غذا میں احتیاط کر رہے ہیں، تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو گاؤٹ یا گٹھیا کا مرض ہے۔ لیکن امپورٹنٹ کوشچن یا امپورٹنٹ پوائنٹ از دس کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایز سون ایز یو ڈسکارڈ آل دا پرہیز اینڈ پریونٹیو میجرز، یہ دوبارہ ریکر ہو سکتا ہے، دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ سو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے ہمیشہ کے لیے پھینک دیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے اسی بے پرواہ طرز زندگی کی طرف لوٹ آئیں، تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کو مکمل طور پر قابو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو یہ مرض کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ سو اگین، صحت مندانہ طرز زندگی، پرہیز اور خوراک، ریکمینڈڈ ڈائٹ، یورک ایسڈ ڈائٹ از دا چابی، از دا کی ٹو کنٹرول گاؤٹ۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام علی حمزہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا جن لوگوں کو گوٹ کی بیماری ہوتی ہے ان کو زیادہ چلنے بھاگنے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جی، جن لوگوں کو گاؤٹ یا گٹھیا کی بیماری ہوتی ہے، کیا ان کو متحرک رہنے سے یا فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے یا ایکسرسائز کرنے سے یا چلنے پھرنے سے نہیں روکا جاتا؟ ایک عام سمپل اصول یاد رکھیے، ہر وہ چیز، ہر وہ حرکت، ہر وہ موومنٹ، ہر وہ موبلٹی جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے پیروں کے جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سیڑھیاں چڑھنے میں احتیاط کروں، آہستہ آہستہ چڑھوں یا کم چڑھوں، یا اس کا آلٹرنیٹ اختیار کر سکتا ہوں، جیسے لفٹ ہے تو اس کا استعمال کروں۔ اسی طرح اگر مجھے بھاگنے میں تکلیف ہو رہی ہے، چلنے میں نہیں ہو رہی، تو میں بھاگنے میں احتیاط کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر فرض کیجئے میں ایک بہت اچھا سوئمر ہوں، مجھے سوئمنگ کا بہت شوق ہے، لیکن سوئمنگ کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے جوڑوں میں یا پیروں کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں سوئمنگ کم کروں یا بالکل نہ کروں۔ سو دا پوائنٹ از کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ گٹھیا کا مرض لاحق ہونے کی صورت میں آپ مکمل طور پر حرکت روک دیں گے، بلکہ آن دا کنٹریری اس کا اپوزٹ ٹرو ہے۔ یعنی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے آپ کوشش کیجئے کہ ایک معتدل رویہ رکھیے اپنی ایکسرسائز کے حوالے سے، اپنی ورزش کے حوالے سے، اپنی حرکت کے حوالے سے ایکٹیو رہیے فزیکلی طور پر، اور وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جس سے آپ کو درد ہو رہا ہے، جس سے آپ ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہیں، کوشش کیجئے وہ کم کر دیں یا مکمل اوائڈ کیجئے۔
सो आई होप कि दिस आंसर्स योर क्वेश्चन और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम अदील है। मुझे बताएं कि इस मर्ज़ का मौसम से क्या ताल्लुक़ है? शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगेन। गठिया का मर्ज जो है वो किस मौसम में ज़्यादा होता है? देखिए, हमारे मुल्क में हम जानते हैं कि आमतौर पे 4 मेन मौसम हैं। वैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में जो है वो ऐसा भी होता है, जो ठंडे ममालिक हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वो या तो आपको मालूम है कि 6-6 महीने 8-8 महीने सर्दी रहती है और गर्मी 2 से 3 महीने आती है। लेकिन हम अगर हमारे पाकिस्तान की बात करें, हम अपने देश की बात करें, अपने रीजन की बात करें, तो उसमें 4 जो मौसम है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो मौसम है वो होता है गर्मी का, मौसम गर्मा। उसके बाद है सर्दी, उसके बाद है बहार और उसके बाद है खज़ां यानी ऑटम। गठिया का मर्ज रिसर्च ये शो करती है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा एग्रेवेट होता है या ज़्यादा बढ़ता है या ज़्यादा शिद्दत से नमूदार होता है। और एक आम तौर पे हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी दर्द होते हैं वो आमतौर पर सर्दी के मौसम में ज़्यादा महसूस होते हैं, उनकी शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो गठिया के मर्ज के हवाले से भी ये बात एप्लीकेबल है। सो सर्दी में आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं जिसमें गर्मी के मौसम में भी गठिया के मर्ज में इजाफा हुआ है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। एज अ जनरल रूल ऑफ थंब मैं ये कहूँगा कि आप सर्दी के मौसम में ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपने आप को ठीक तरह से ढाँप के रखिए और कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले। अगेन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आपकी सांस खुलती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और आपके जिस्म का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, विच इज़ एक्चुअली गुड टू मेंटेन योर यूरिक एसिड लेवल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सारिम कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या ये बीमारी एक से दूसरे को भी लग सकती है? गठिया का मर्ज जो है वो कंटेजियस नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये छूने से नहीं लगती किसी को। इट्स नॉट लाइक एन इन्फेक्शन। ये कोई टाइफाइड का या कोरोना वायरस के तरह का बिल्कुल भी मर्ज नहीं है। ये जोड़ों की एक बीमारी है जिसकी वजह है यूरिक एसिड का बढ़ जाना खून में। सो जी नहीं, ये छूने से नहीं लगती। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून। अब हमारा सबसे मज़ेदार सेगमेंट है द राइट डाइट। आज से 2500 साल पहले बुकरात ने कहा था कि सारी बीमारियों का आगाज़ पेट से होता है। ये माना जा चुका है और ये बात गठिया यानी गाउट के हवाले से तो 100% यानी 100% दुरुस्त है। सो हमारे सेगमेंट में आप जानेंगे बहुत काम की बात, यानी किस तरह अपने जिस्म के जोड़ों यानी जॉइंट्स की हिफाजत कर सकते हैं, और वो भी डाइट के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, खाने के ज़रिए, फलों के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए और परहेज़ के ज़रिए। अगर आपके खून में यूरिक एसिड की मकदार नॉर्मल से बढ़ी हुई हो तो ज़रूरी है कि आप फ़ौरन यूरिक एसिड डाइट या जिसे गाउट डाइट भी कहते हैं इख्तियार कर लीजिए, इसको लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गाउट का मर्ज़ खुराक से सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है। गाउट डाइट या यूरिक एसिड डाइट का मतलब है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप ऐसी ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करेंगे जिनसे यूरिक एसिड आपके खून में ज़्यादा बनता है, जैसे मग़ज़ यानी ब्रेन, कलेजी और गुर्दे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सो मग़ज़, कलेजी और गुर्दे से आपको परहेज़ करना है। सी फूड जैसे मछली, झींगा, लॉबस्टर वगैरह, इन कॉमन सी फूड्स यानी समंदरी जो फूड होती है, खुराक होती है, इनसे भी आपको ज़रूर परहेज़ करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा सकती हैं।
सुर्ख गोश्त, जी हाँ, जैसे बीफ, मटन वगैरह, ताहम चिकन खा सकते हैं, इन सब चीज़ों से भी परहेज करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा और फ्रूट जूस, जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडे और फ्रूट जूस से भी आपको गाउट के मर्ज में परहेज करना है मुकम्मल। अल्कोहल और किसी भी किस्म की दूसरी मनशियात या नशावर अद्वियात, वो भी आपको मुकम्मल तौर पर परहेज करना है गठिया के मर्ज में। 5 सब्जियां, जी हाँ, ये 5 सब्जियां आपको किसी भी सूरत में नहीं खानी है अगर आपको गाउट का मर्ज है, यानी मटर, पालक, मशरूम, गोभी और टमाटर, और हर वो चीज़ जिसमें चीनी या मसनूई शक्कर शामिल हो, जैसे आइसक्रीम, कैंडीज़, डेजर्ट्स वगैरह। नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको परहेज करना है। इसी तरह जिस्म में पानी की कमी और ऐसे जूते जो आरामदेह ना हो, वो भी गठिया की तकलीफ़ को बढ़ा सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि आरामदेह जूते पहनिए, ऐसा लिबास पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अब बात हो जाए कि कौन सी ग़िज़ाएँ यूरिक एसिड ज़्यादा होने की सूरत में खानी चाहिए, यानी अब हम उल्टी बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा कि कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए ताकि यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में रहे, और वो ये हैं: अंडे, कम चिकनाई वाले दूध, दही और पनीर, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू और बीज, इन सब को भी आपको लेना है। तमाम तरह के फल और ख़ास तौर पर चेरी। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि आप फल तो तमाम तरह के खा सकते हैं अगर आपको शुगर ना हो, लेकिन फलों का जूस नहीं लेना, क्योंकि फलों का जूस लेने की सूरत में क्या होगा कि आपके जिस्म में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो आपका गठिया का दर्द बढ़ा सकती है। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जैसे ब्राउन चावल, ये भी आप ले सकते हैं। होल व्हीट आटा यानी खालिस चक्की का आटा, जौ, ओट मील वगैरह, ये सब आपको लेना चाहिए। तमाम सब्जियां, ख़ास तौर पर रंगीन सब्जियां और हरे पत्तों वाली सब्जियां आप खा सकते हैं, सवाए उन 5 सब्जियों के जिनसे आपको परहेज करना है और हम आपको जिनके बारे में पहले बता चुके हैं। तमाम फल, खुसूसन मुख्तलिफ रंगों के फल, हरे फल, सफ़ेद फल, जर्द फल, नारंगी फल, कासनी फल, ये सब आप ले सकते हैं। और चाय, ग्रीन टी और खुसूसन कॉफ़ी, जी हाँ, चाय, ग्रीन टी और कॉफ़ी गठिया के मर्ज में मददगार साबित हो सकती है। कुकिंग ऑयल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैतून का तेल यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कनोला ऑयल। ये सारे वो ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, जिनको आप कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फ़र्क खुद महसूस करेंगे जब आप इन सारी ग़िज़ाई एहतियात को इख्तियार करेंगे। सो इस डाइट को अपनाकर और एक अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी के साथ जिसमें सिगरेट नोशी और अल्कोहल से परहेज़ और रोज़ाना वर्जिश शामिल हो, आप न सिर्फ गाउट का रिस्क कम कर सकते हैं बल्कि अपने यूरिक एसिड की सतह को नॉर्मल भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस वेरी स्पेशल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम एक और बहुत मुनफरिद नौइयत की मसले और बीमारी के साथ हाजिर होंगे और उसके हल के साथ हाजिर होंगे। आप ज़रूर अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।